चंदनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। राधा की भाभी कमला स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी ऐरे गहरे से हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो राधा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन कमला बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से राधा की शादी कर दूं, तो हम उस आफत से छुटकारा पालेंगे और हमें 1 रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सिर से बला टल जाएगी। फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था। तभी वो योगेश से बोली, योगेश, मैंने अपनी राधा के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कमला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भाभी हूँ। माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढ कर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। है कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम सोहन था। ये सारी युक्ति कमला की ही थी। उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे खानदान का लगे। सोहन तैयार होकर घर आ जाता है। सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। सोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी जी, वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए। बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा और अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। राधा मेरी इकलौती बहन है। अरे, आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा सोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और यह है सारी सच्चाई राधा। तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो, पर आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। राधा सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। सोहन और राधा मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो राधा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वे गुजारा करते थे। एक दिन सोहन और राधा जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। राधा और सोहन किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था,
गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहां नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? सोहन उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहां से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ हाँ, सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन राधा को देखकर बहुत खुश था, पर कमला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियां की थी उनकी वो सजा भुगत रही थी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, ऐसा न कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधा वापस अपने घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये कहानी है गरीब सोमू की। सोमू अपने गांव के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाता था। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाता था। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाता उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करता था। सोमू पर अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सोमू इतना नहीं कमा पाता था कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनू, पिंकी, कितनी बार समझाया है तुम दोनों को कि ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। देखो क्या कर दिया तुम दोनों ने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर सोमू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी राधा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हैं। देख क्या किया है तेरे लाडलों ने। अब तू ही बता, कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। सोनू, पिंकी, चलो माफी मांगो बाबा से। सच में इस बार तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो बाबा, जानबूझकर नहीं किया। हाँ बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या नहीं चढ़ोगे? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था मेरा, किसी तरह काम चला रहा था। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सोनू उदास होकर वहां से चला जाता है और घर के पीछे जाकर सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर वहां आती है और सोमू से कहती है, सुनिए जी, धीरज रखिए। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब ये चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यहीं रख दो, खा लूंगा। राधा खाना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। सोमू सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख लेता है और फिर हाथ धोकर जैसे ही खाने की तरफ बढ़ता है तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और सोमू से कहती है, बेटा, बुढ़िया को कुछ खिला दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिख दी है। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा, ये लो, खा लो। सोमू बूढ़ी अम्मा को अपना खाना दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर सोमू से कहती है, बेटा, तू और तेरी घरवाली बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे।
हाँ अम्मा, मेरी तो सुन नहीं रहे, काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। सोमू अपनी सारी परेशानी बूढ़ी अम्मा को बताता है। सोमू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। फिर कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी अम्मा वापस आती है। उनके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को सोमू को देते हुए उससे कहती है, ले बेटा, ये रख ले, जा इसमें रखकर बेच अपनी सब्जियां। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? पुरानी टोकरी है, सालों से है मेरे पास। अब मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं कि इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी अम्मा सोमू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और फिर वहां से चली जाती है। सोमू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है और फिर उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर उसे बाजार ले जाता है। उस दिन सोमू की सारी सब्जियां बहुत ही तेजी से बिक रही थी। उसे हर तरफ से ग्राहकों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को सोमू की टोकरी सब्जियों से भरी ही थी। ये देखकर सोमू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रहा हूँ, फिर ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? सोमू फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब पैसों से भरी थी जो उसने सारा दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। हे भगवान, ये क्या जादू है? सोमू ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और उससे सब्जी खरीदी, लेकिन फिर भी सोमू ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी टोकरी अब भी सब्जियों से भरी हुई थी। सोमू असमंजस में था और सब्जी की टोकरी को घूरे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा वहां आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी? ये टोकरी तो वैसी की वैसी ही है जैसी सुबह लेकर गए थे। नहीं राधा, बल्कि आज तो पूरे दिन ग्राहक आते रहे, लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। मैं यही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। है? ये कैसे हो सकता है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं मैंने। सोमू अपनी जेब से पैसे निकालकर राधा को दिखाता है। तब जाकर राधा को सोमू की बात पर भरोसा होता है। वो सोमू से कहती है, देखा जी, मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादुई है, जादुई। हाँ राधा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर भी चल एक बार मिलकर खाली करते हैं इसे। सोमू और राधा मिलकर उस टोकरी में से सब्जियां बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो जैसे ही एक सब्जी बाहर निकालते थे, उसकी जगह फिर से वही सब्जी वहां से खुद ब खुद आ जाती थी। वो टोकरी में से सब्जी निकालते रहे और सब्जियां अपने आप बढ़ती रही। ऐसे ही कई घंटे बीत गए और सोमू के घर में हर तरफ सब्जियों का ढेर लग गया। वाह राधा, अपनी तो किस्मत खुल गई, ये टोकरी तो सचमुच जादुई है राधा। हाँ, ठेला क्या चीज है, अब तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं जी। सोमू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को घर बुलाकर अपनी सब्जियां उन्हें बेच देता है। वो लोग खुद ही सोमू के घर से सारी सब्जियां उठवाकर ले जाते हैं। इस तरह सोमू की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। सोमू और राधा हर रोज मिलकर टोकरी से खूब सारी सब्जियां निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस तरह कुछ ही दिनों में सोमू काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन, राधा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा ना? राधा सोमू का इशारा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने गले से सोने का हार उतारकर उस जादुई टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद जब राधा उस हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो टोकरी को देखकर चौंक गई। अरे अरे, ये क्या? सुनिए, इधर आइए जल्दी। सोमू जाकर टोकरी में देखता है। वो पूरी तरह से खाली थी। टोकरी में ना तो सोने का हार था और ना ही कोई सब्जी उसमें थी। सोमू और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली। वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गई। सोमू ने अपना सिर पकड़ लिया।
अब उसे बूढ़ी अम्मा की कही आखिरी बात याद आ रही थी। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। सोमू समझ गया था कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू सोमू को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था।